Radhe Radhe everyone, welcome to Shweta's Bioverse. In today's video, we will be learning the machinery and enzymes for replication. तो सबसे पहले बात करते हैं डीएनए की। डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, ये अभी तक हम सब लोगों ने जान लिया है। अब ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा डीएनए होता है, इसमें एक साइट है जिसका नाम है ओआरआई साइट या फिर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। एंड ये जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये वही साइट है जहां से रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू होता है डीएनए में। कोई भी रैंडम साइट से हमारे डीएनए में शुरू नहीं हो सकता रेप्लिकेशन, इसलिए एक स्पेसिफिक साइट होता है, इसे हम कहते हैं ओआरआई साइट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सपोज इस डीएनए का जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, इसमें ये ओआरआई साइट है। अब इस ओआरआई के अराउंड यानी कि इस ओआरआई के आसपास जितना भी एरिया एक बार में रेप्लिकेट हो जाए डीएनए का, दैट इज कॉल्ड एज रेप्लिकॉन। तो सपोज ओआरआई के आसपास का ये एरिया एंड दिस साइड में ये एरिया, इतना स्ट्रेच जो है एक बार में रेप्लिकेट कर जाता है, तो इस पूरे के पूरे एरिया को हम कहेंगे क्या? इसे हम कहेंगे रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन, ठीक है। अगर मान लीजिए कि हमारा अगेन इधर भी डीएनए कंटिन्यू है, ठीक है, तो इधर के डीएनए के लिए एक अलग से सेपरेट ओआरआई साइट है। अब इस ओआरआई साइट के अराउंड जितना भी डीएनए हमारा रेप्लिकेट करता है, सपोज इतना, तो दिस इज सेपरेट रेप्लिकॉन, ठीक है, ये एक अलग रेप्लिकॉन हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा डीएनए का स्ट्रेच जो है, जो कि 2 मीटर लंबा है, ये एक बार में रेप्लिकेट होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इस वजह से यहाँ पे हमारा डीएनए जो है वो छोटे छोटे स्ट्रेचेस में रेप्लिकेट करता है और लास्ट में जाकर के सारा फ्यूज कर जाता है, इसे हम कहते हैं रेप्लिकॉन, ठीक है। अब यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स में ये डिफरेंट होता है मैकेनिज्म रेप्लिकेशन का। सपोज ये जो है, ये हमारा एक प्रोकैरियोट का डीएनए है। अब इस प्रोकैरियोट के डीएनए में एक स्पेसिफिक साइट पे ओआरआई है, ठीक है, दिस इज ओआरआई। तो यहां से जब रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो यहां से लेकर के यहां एंड यहां से लेकर के इधर, यानी कि पूरा का पूरा जो इसका डीएनए है, ये एक बार में ही रेप्लिकेट कर जाता है। देयरफॉर जो हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनको हम मोनोरेप्लिकॉनिक कहते हैं, मोनोरेप्लिकॉनिक। जब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं, तो यूकैरियोट्स में डीएनए 2 मीटर जितना लंबा है और इस 2 मीटर लंबे डीएनए में मल्टीपल ओआरआई साइट्स होते हैं, राइट। सपोज एक ओआरआई साइट यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, इस तरीके से मल्टीपल ओआरआई साइट्स होते हैं, जिसकी वजह से पूरा का पूरा डीएनए मल्टीपल रेप्लिकॉन्स में डिवाइडेड होता है और हम लोग इसे कहते हैं पॉलीरेप्लिकॉनिक। पॉलीरेप्लिकॉनिक ये यूकैरियोट्स में, एंड मोनोरेप्लिकॉनिक प्रोकैरियोट्स में। यहां पर अगेन आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है, प्रोकैरियोट्स आर मोनोरेप्लिकॉनिक एंड यूकैरियोट्स आर पॉलीरेप्लिकॉनिक। नाउ लेट्स टॉक ऑफ द एंजाइम्स जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में काम आता है। सबसे पहला एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में एम्प्लॉयड है, ये है हमारा अनवाइंडेज। अनवाइंडेज या फिर इसे हम हेलिकेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मैं फंक्शंस बताती जाऊंगी, पहले अभी हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं। हेलिकेज के बाद हमारा आता है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज। देन हमारा तीसरा एंजाइम आता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्योंकि ये डीएनए पे डिपेंड होकर के, यानी कि डीएनए को एज ए टेम्पलेट यूज करके नए डीएनए का सिंथेसिस करता है, तो इसी काम पे इसका नाम पड़ा है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमराइजेशन करना, पॉलीमराइजेशन यानी कि एक नए डीएनए के स्ट्रेच को सिंथेसाइज करना। फिर हमारा नेक्स्ट जो एंजाइम है, ये है लाइगेज, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप मैं फंक्शन बताती हूँ। सबसे पहले अनवाइंडेज। सपोज दिस इज आवर डीएनए, ये हमारा डीएनए का स्ट्रेच है डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है। इसमें ये जो साइट है, यहां पर हमारा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां भी प्रेजेंट होता है, उसके अराउंड हमारा रेप्लिकेशन शुरू होता है, राइट। तो यहां पे सबसे पहले एक एंजाइम आएगा जिसे हम कहते हैं हेलिकेज या फिर अनवाइंडेज। अब ये हेलिकेज क्या करेगा? ये हमारे डीएनए के स्ट्रेच को अनवाइंड करना शुरू करेगा। ये जो आपस में कॉइल किए हुए दोनों स्ट्रैंड्स हैं, इनको अनवाइंड करने का काम करेगा हमारा हेलिकेज, और इस वजह से ये अनवाइंडेज भी कहलाता है। तो इस तरीके से ये क्या करेगा? एक बबल का फॉर्मेशन करेगा, यानी कि जब ये अनवाइंडिंग करना शुरू करेगा, तो इस तरह से ये बीच में बबल्स को फॉर्म करेगा। सपोज दिस इज हेलिकेज एंजाइम, ये आकर के दोनों साइड पे स्ट्रैंड पे अटैच होगा और ये अनवाइंडिंग करना शुरू करेगा दोनों स्ट्रैंड्स की।
अब ये जब अनवाइंडिंग होगी शुरू, तो जैसे ही अनवाइंडिंग होगी यहाँ पे क्या होगा, चांसेस होगा कि न्यूक्लियस एंजाइम आकर के अटैक करे या फिर वापस से ये जो हमारा बबल बना है, जो अनवाइंडिंग हुई है, वो वापस से कॉइल हो जाए। ठीक है, तो इससे प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास में कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, इसे हम कहते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। ये एसएसबी प्रोटीन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे दोनों अनवाइंड किए हुए स्ट्रैंड्स पे जाकर के अटैच कर जाते हैं और इसके बाद ये इसको न्यूक्लियस की एक्टिविटी से या फिर वापस से कॉइल होने से प्रिवेंट करते हैं। सो व्हिच आर दीज प्रोटीन्स? दीज आर एसएसबी प्रोटीन्स। कौन सा एंजाइम अनवाइंडिंग कॉज कर रहा है, डीएनए के हेलिक्स को खोल रहा है? तो दिस इज हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, हेलिकेज या फिर अनवाइंडेज। अब हमारी अनवाइंडिंग हो गई, अब क्या होगा, अब हमारे पास में हमारा तीसरा एंजाइम जो कि डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज करके नए डीएनए की सिंथेसिस करेगा, वो आएगा। तो वो हमारा क्या करेगा, वो आकर के यहाँ पे बाइंड करेगा और एक नए डीएनए का फॉर्मेशन करना शुरू करेगा। ये कौन सा एंजाइम है? ये है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसे कि हम शॉर्ट में डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। डीएनए पॉलीमरेज की एक क्रूशियल हैबिट हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में ही काम करेगा, ये रिवर्स काम नहीं करता। तो अगर सपोज हमारा स्ट्रेच पहले से ही 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे बाइंड करने के बजाय हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम एंड पे बाइंड करेगा और फिर ये रिवर्स में काम करेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम में काम करता है। ठीक है, तो ऑलवेज डीएनए पॉलीमरेज का वर्क का डायरेक्शन क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, और इसी बेसिस पे हम आगे देखेंगे रेप्लिकेशन की मशीनरी पूरी की पूरी। डीएनए पॉलीमरेज आया, इसने नए डीएनए का फॉर्मेशन किया। क्या होता है कि हमारे पास में डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है, जिसपे कि हमारा लीडिंग स्ट्रैंड जो है इसके ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए का फॉर्मेशन होता है ये कंटिन्यूअस होता है, एंड जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए बनता है ये हमारा छोटे छोटे स्ट्रेच में बनता है। इस वजह से ये हमारा लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, लीडिंग स्ट्रैंड कहलाता है, एंड ये हमारा लैगिंग स्ट्रैंड कहलाता है, लैगिंग स्ट्रैंड। तो यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड जो है इसका हम बात करेंगे और लैगिंग स्ट्रैंड का बाद में, लेकिन सबसे पहले ये समझिए कि डीएनए पॉलीमरेज के बाद लैगिंग स्ट्रैंड पे जो डिसकंटिन्यूअस हमारे स्ट्रेचेस बने हैं डीएनए के, उनको जोड़ने के लिए ये जो छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस डीएनए के स्ट्रेच हैं इन्हें हम कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। और ये जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स हैं, क्योंकि इनको लास्ट में जोड़ने की जरूरत पड़ती है और इस जोड़ने के काम के लिए आता है हमारे पास में लाइगेज एंजाइम। सो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन करता है? डीएनए लाइगेज, या तो लाइगेज बोल लीजिए या फिर डीएनए लाइगेज बोल लीजिए। ठीक है, तो इतने सारे एंजाइम्स जो हैं ये हमारे पास में आते हैं। एक और एंजाइम टोपोआइसोमरेज, ये आपकी बुक में मेंशन्ड नहीं होगा लेकिन फिर भी मैं बता रही हूं कि टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है। जब ये बीच में हमारा डीएनए का बबल बना, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि अनवाइंडिंग जैसे ही शुरू हुई तो डीएनए का एक बबल बना है। ठीक है, अब ये जो बबल है यहाँ पे जैसे ही आप सपोज कीजिए कि 2 ऊन के धागे को आपने लिया है और उसको बीच से, वो आपस में कॉइल किए हुए उसको आप बीच से खींचते हैं, तो जब उसको बीच से खींचिएगा तो साइड के जो स्ट्रेच हैं उस पर टेंशन पड़ेगा, उसके जो लूप्स होंगे वो टाइट हो जाएंगे, कॉइलिंग और टाइट हो जाएगी साइड वाले स्ट्रेचेस की, यानी कि ये जो एरिया होगा ये और ज्यादा क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, तो यहाँ पे टेंशन बिल्ड हो जाएगा। इसको रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करता है, आ करके इस पूरे के पूरे कंप्रेस हुए हुए हमारे डीएनए के स्ट्रैंड पे ये एक छोटा सा कट लगाता है दोनों साइड पे, और फिर जैसे ही ये टेंशन रिलीज होता है, कॉइलिंग जैसे ही रिलीज होता है हमारा, तो क्या होगा, हमारा वापस से लाइगेज एंजाइम के साथ में इसको जोड़ करके फिक्स कर दिया जाएगा। सो टोपोआइसोमरेज बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है, ये भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, एग्जाम में, कि टोपोआइसोमरेज क्या काम करता है। ये हमारे डीएनए के कॉइलिंग वाले टेंशन को रिलीज करने का काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएसबी प्रोटीन्स क्या है, तो एसएसबी प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स है जो कि न्यूक्लियस के अटैक से हमारे डीएनए यानी कि अनवाइंड हुए हुए डीएनए को प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, और साथ ही ये हमारे अनवाइंड किए हुए डीएनए को अपने पोजीशन पे होल्ड करके रखते हैं ताकि वापस से कॉइलिंग ना हो जाए। क्लियर है? अब इसके बाद हम मशीनरी की बात करेंगे, ये सारे के सारे एंजाइम्स। लेट्स टॉक ऑफ द मशीनरी।
तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा डीएनए जो कि अनवाइंड होना शुरू हुआ है विद द हेल्प ऑफ हेलिकेज एंजाइम, यहाँ पे हमें एक वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आता है। दैट मीन्स अगर इस बबल को हम हाफ वे में देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक वाई शेप स्ट्रक्चर नजर आता है और इसे हम कहते हैं, इस वाई शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। रेप्लिकेशन फॉर्क, क्योंकि ये फॉर्क की तरह नजर आ रहा है वाई शेप, इसलिए ये रेप्लिकेशन फॉर्क है। अब जब हम आगे मशीनरी पढ़ेंगे तो इसी हाफ ऑफ द डीएनए में पढ़ेंगे, आप अज्यूम कर लीजिएगा कि इसके नेक्स्ट जो होगा वो सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डीएनए, ध्यान दीजिएगा, ये एक डीएनए है जो कि थोड़ा अनवाइंड हुआ है, इतना अनवाइंड हुआ है। एक हमारा 3 प्राइम से 5 प्राइम के डायरेक्शन में है, दूसरा हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हेलिकेज एंजाइम ने अनवाइंड करके अपना काम कर दिया, टोपोआइसोमरेज आया, एसएसबी प्रोटीन्स आए, सभी ने अपना काम कर लिया। अब क्या होगा, अब हमारा आरएनए प्राइमर आएगा। आरएनए प्राइमर क्या करेगा, आरएनए प्राइमर आ करके हमारे 3 प्राइम एंड पे अटैच होगा ताकि हमारे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज को काम करने के लिए OH ग्रुप मिल जाए। बिना OH ग्रुप के हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर सकता, और वो जो OH ग्रुप है वो हमारा प्रोवाइड करता है आरएनए प्राइमर। सो विद द हेल्प ऑफ प्राइमेज एंजाइम हमारा आरएनए प्राइमर आ करके अटैच होगा कहां पे, इस 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा आरएनए प्राइमर है। जो एंजाइम रोल प्ले कर रहा है वो कौन है, ये है प्राइमेज एंजाइम, ठीक है। अब हमें पता है ये आरएनए प्राइमर है, OH ग्रुप आकर के इसने प्रोवाइड कर दिया। अब हमारा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आएगा, इसको मैं दूसरे कलर से डिनोट कर देती हूँ। हाँ, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो आएगा ये इस आरएनए प्राइमर के बाद में यहाँ पे लगेगा और काम करना शुरू करेगा। कौन से डायरेक्शन में, मैंने बताया था चेन फॉर्मेशन का डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन का डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है। ये बहुत अच्छे से मैंने समझाया है अपने पिछले वीडियोस में, सो काइंडली चेक दैट आउट। अब ये जो आरएनए प्राइमर है ये 3 प्राइम एंड पे आकर के लगा, यहां से हमारा डीएनए पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन का काम शुरू करेगा और ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये जो डायरेक्शन है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, किसके कॉम्प्लीमेंट्री, 5 to 3 के कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है, तो इसका 5 प्राइम इधर हो जाएगा और 3 प्राइम आगे की तरफ बढ़ेगा। सो डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे कंटिन्यूअस काम करना शुरू करता है। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे क्या है, दूसरे स्ट्रैंड पे हमारे आरएनए प्राइमर को थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है और ये आकर के अटैच होता है इस जगह पे। आरएनए प्राइमर यहाँ पे अटैच हुआ, फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज जो है ये काम करना शुरू करेगा, क्योंकि इसका वर्क का डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये यहां से काम करना शुरू करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में और यहां पे जाकर के ये स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि उतना ही डीएनए है, ठीक है। तो सपोज कर रहे हैं हम कि रेप्लिकेशन फॉर्क के हिसाब से उतना ही डीएनए, तो वहां पे वो स्टॉप कर जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं फर्दर और अनवाइंडिंग करते हैं, ठीक है। फर्दर हमारे डीएनए का और अनवाइंडिंग हुआ, सपोज इतनी अनवाइंडिंग हुई, ठीक है। अब तो इस तरह से हमारा डीएनए अनवाइंड करता है। ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम का डायरेक्शन है, ये हमारा 3 to 5 का डायरेक्शन है, ठीक है। हमारा आरएनए प्राइमर यहाँ पे बाइंड किया हुआ था, 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में हमारा डीएनए पॉलीमरेज काम कर रहा था, ठीक है। दिस इज 5 प्राइम और ये 3 प्राइम के डायरेक्शन में काम करता है। जैसे ही अनवाइंडिंग हुई, ये कंटिन्यूअस डीएनए पॉलीमरेज काम करता रहेगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन ऑफ वर्क जो है ये 5 से 3 के डायरेक्शन में, और ये बिल्कुल सीधा डायरेक्शन इसको मिल रहा है, तो ये 5 to 3 के डायरेक्शन में काम करता रहेगा। लेकिन हमारा डीएनए जो दूसरा वाला है, इस पे क्या होगा, आरएनए प्राइमर बाइंड करेगा 3 प्राइम एंड पे एंड डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू करेगा 5 से 3 की डायरेक्शन में। तो यहां जाकर के ये स्टॉप हो गया था। अब फिर से एक आरएनए प्राइमर आएगा, प्राइमेज एंजाइम की मदद से ये फिर से हमारे 3 प्राइम एंड पे अटैच करेगा और फिर यहां से ये काम करना शुरू करेगा। तो फिर से यहां जाके स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि इतना ही डीएनए है, तो यहाँ पे ये स्टॉप हो गया। अब हम देखते हैं फर्दर इसके बाद और अनवाइंडिंग जब होती है, ठीक है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ, फर्दर जब हमारा और अनवाइंडिंग होता है, तो सपोज कीजिए कि ये इतना बड़ा डीएनए खुल गया हमारा, ठीक है। ऐसे ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम का डायरेक्शन है, ये 3 to 5 का डायरेक्शन है। आरएनए प्राइमर यहाँ पर आकर के बाइंड किया था, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज काम करना शुरू किया था। सिंस इसका वर्क का डायरेक्शन क्या है, 5 प्राइम से 3 प्राइम एंड है, तो जितनी अनवाइंडिंग होगी ये डायरेक्टली काम करता चला जाएगा। ये कौन है हमारा, ये है डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन दूसरे स्ट्रैंड पे हम क्या देख रहे हैं कि हर एक डीएनए के फॉर्मेशन के लिए एक आरएनए प्राइमर आकर के बाइंड कर रहा है। ये हमारा आरएनए प्राइमर,
आरएनए प्राइमर बाइंड करेगा, फिर हमारा डीएनए पॉलीमरेज आकर के बाइंड करेगा और तब ये काम करना शुरू करेगा। फिर से यहाँ पे एक आरएनए प्राइमर आया था, फिर से हमारा डीएनए पॉलीमरेज आएगा, तब ये काम करना शुरू करेगा और फिर से जाकर के रुक जाएगा जहां पे डीएनए हमारा खत्म हो रहा है। अगेन यहाँ पे हमारा आरएनए प्राइमर आएगा ताकि ये डीएनए पॉलीमरेज जो है वो इनिशिएट कर सके अपने रेप्लिकेशन के रिएक्शन को। सो यहां से यहां तक फिर से ये एक स्ट्रेच फॉर्म करेगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज और फिर से ये स्टॉप कर जाएगा। तो ये डायरेक्शन हम देख रहे हैं बार बार क्या है, ये हमारा इधर से, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज के काम का रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो तो 5 to 3 है, तो यहाँ पे हमें जो डायरेक्शन देखने को मिलेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम, अगेन ये हमारा 5 प्राइम से 3 प्राइम, फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो यहाँ पे क्या है ना कि हमें छोटा छोटा लैकिंग यानी कि छोटा छोटा स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए मिल रहा है, जिस वजह से इसका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यानी कि इसका जो पेरेंट स्ट्रैंड है ये कहलाता है लैगिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड। और जो हमारा जिसपे डीएनए पॉलीमरेज कंटिन्यूअस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना रहा है, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये है हमारा लीडिंग और लैगिंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पहले अभी डिस्क्राइब किया था। ओके, तो इस तरीके से हमारा डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसीड करेगा। फाइनली क्या होगा, लास्ट में हमारा आएगा लाइगेज एंजाइम। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस है इनको हम क्या कहते हैं, इन छोटे छोटे स्ट्रेचेस को हम कहते हैं क्या, इन्हें हम कहेंगे ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ठीक है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रेचेस हैं ये कहलाते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। ये जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स है क्योंकि ये छोटे छोटे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रेच में है, तो इसके लिए टर्म डिसकंटिन्यूअस एंड लीडिंग स्ट्रैंड के लिए कंटिन्यूअस भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स को जोड़ने के लिए एक एंजाइम आता है जो कि है लाइगेज, और लाइगेज क्या करेगा, आकर के जोड़ देगा सारे डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड्स को। ठीक है, और डीएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या करेगा, ये हमारा स्क्रूटिनी का भी काम करता है, यानी कि जहां पे अगर कुछ मान लीजिए कुछ छोटा मोटा अगर स्ट्रेचेस गलत बन गया है या फिर मान लीजिए कि कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो प्रूफ रीडिंग का भी काम करता है। ठीक है, तो डीएनए पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग का भी काम करेगा। राइट, यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है डीएनटीपीज का, डीएनटीपीज। ठीक है, डीएनटीपीज क्या है, डीएनटीपीज हमारे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हैं, ट्राइफॉस्फेट्स। ठीक है, ये डीएनटीपीज का बात क्यों कर रही हूँ, एक्चुअली में डीएनटीपीज हमारे नाइट्रोजनस बेसेस हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। ठीक है, तो एटीपी, जीटीपी, सीटीपी इस तरीके से हमारा यहाँ पे डीएनटीपीज आते हैं। ठीक है, इन्हीं डीएनटीपीज में से क्या होगा, हमारा सपोज कीजिए एटीपी आया, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो इस ट्राइफॉस्फेट में से 2 फॉस्फेट ग्रुप्स जो है इसको यूज कर लिया जाएगा एज अ सबस्ट्रेट एंड एनर्जी प्रोवाइडर की तरह, और रिमेनिंग जो हमारा एक ए रह जाएगा ये जाकर के पॉलीमरेज एंजाइम के साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे न्यूक्लियोसाइड्स जो है हमारे यानी कि जो हमारे एनडी नाइट्रोजनस बेसेस है उनके साथ में ट्राइफॉस्फेट का ग्रुप आ रहा है जो कि उन्हें सबस्ट्रेट की तरह भी काम करा रहा है और रेप्लिकेशन करने का यानी कि जो हमारा नए डीएनए के स्ट्रेच का फॉर्मेशन हो रहा है उसमें वो एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम कर रहा है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ साथ स्कूल के बोर्ड्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्वेश्चन फ्रेम ये किया जाता है। ठीक है, ये डीएनटीपीज का फंक्शन क्या है, तो डीएनटीपीज क्या है, डीएनटीपीज हमारे सबस्ट्रेट्स की तरह एक्ट करते हैं और दूसरा ये हमारे रेप्लिकेशन की प्रोसेस को बढ़ाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। क्लियर है, इसके साथ ही आपके रेप्लिकेशन का टॉपिक यहाँ पे एंड करता है। होप आप सभी को पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। डू लेट मी नो अगर कोई परेशानी हो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए डू लाइक, वॉच, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।